हेलो। तो कैसे हो भाइयों। आज हम लोग करने वाले हैं जो साइंस ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। और ये सभी शिफ्ट में अभी तक जो एग्ज़ाम हो चुके हैं, ठीक है। यानी कि 27, 28 और 1 तारीख तक है, ठीक है भाई। तो ये यहाँ पे 1 तारीख तक और इसके अगले वाले वीडियो में हम जो है 2 से 2, 3, 4 जो भी होगा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जो है वीडियो में आपको 27, 28 और 1 तारीख के पेपर का सवाल मिलेंगे, ठीक है। और जो भी सवाल है यानी कि जो रिपीट हुए हैं सवाल उसको दोबारा नहीं लगाएं, ठीक है। बहुत सारे रिपीट हुए हैं सवाल, तो वीडियो ज़रूर देखें लास्ट तक, क्योंकि आने वाले शिफ्ट में ये सवाल रिपीट हो सकते हैं। पहला सवाल है, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग का आवर्तकाल टाइम पीरियड पूछा है। तो भाई फ्रीक्वेंसी को किस तरह से एफ से लिखा जाता है, और सभी को पता है कि टाइम बराबर यानी कि सूत्र बराबर क्या होता है, टी बराबर 1/f। अच्छा, यहाँ पे एफ तो दिया नहीं, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो एफ पी बराबर क्या, टी बराबर क्या होगा 1/f। कितना है भाई 50 है। अगर कुछ नहीं तो ऊपर कुछ एक है ना, तो डिवाइड करेंगे तो 0.02 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 0.2 सेकेंड। अगले सवाल पूछा गया था प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस से, ठीक है भाई। और ये आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 7 से ही पढ़ते आ रहे होंगे। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा ऊतक जो है मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। तो भाई देखो, अ, यहाँ पे बात किया जाए फोटोसिंथेसिस में, तो फोटोसिंथेसिस क्रिया के दौरान क्या होता है कि पेड़ जो होते हैं सूर्य की प्रकाश से, ठीक है, यानी कि जो है मतलब इन्वायरमेंट से तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन इसमें जो कार्य किया जाता है, ठीक है, तो मेसोफिल उत्तक में होता है, जो कि प्रेनकाइमा उत्तक का ही एक विशेष प्रकार का भाग होता है। तो आंसर तो प्रेनकाइमा हो जाएगा, जिसमें कि ये इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, और सभी को पता है कि क्लोरोप्लास्ट में ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया यानी कि होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है। क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है। जाइलम जो होता है, जाइलम की बात किया जाए, ये सवाल देखो रिपीट था, फैलम भी रिपीट था, ठीक है। तो जाइलम जो है जल एवं खनिज का परिवहन करता है, और फ्लेम जो होता है ये भोजन का जो है परिवहन करता है, ठीक है। अच्छा, कोलेन कायमा की बात किया जाए तो ये या पौधे को जो है सहारा देता है। क्या देता है भाई? ये पौधों को सहारा देता है, ना कि प्रकाश संश्लेषण, ये याद रखना। अच्छा, पेरेन कायमा क्या होता है और एक स्क्लेरेन कायमा क्या होता है। तो स्क्लेरेन कायमा को एस से लिखा हूँ, प्रेन प्रेन कायमा को, ठीक है भाई। तो अच्छा, प्रेन कायमा तो मैंने यहाँ बता ही दिया, ठीक है। कोलेन कायमा क्या होता है, कोलेन कायमा भी बता दिए कि ये सहारा देता है। और स्क्लेरेन कायमा क्या होता है, हस्क, यानी कि कोकोनट के जो ऊपर के खोपड़ी जैसा देखते हो कितना हार्ड रहता है, ये हार्डनेस प्रदान करता है किसी भी फल में, किसी भी पौधे को, ठीक है भाई। क्या करता है? हार्डनेस प्रदान करता है। समझ में आ गया? आगे वाले शिफ्ट में आ सकते हैं भाई। रिएक्टिविटी सीरीज से तो भर भर के सवाल आ रहे हैं। रिएक्टिविटी सीरीज आपने ना पढ़ा होगा तो ये वाले देख लो, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बेरियम, स्टोर्नियम, कैल्शियम तो होता है, देखो। अच्छा, रिएक्टिविटी सीरीज अगर नहीं पता है, ठीक है, तो सोडियम को Na से भी लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं कि नहीं। कैल्शियम Ca, तो सोडियम, कैल्शियम, अल्मोनियम, जो जो मेन मेन है ना भाई, वो देख लो कम से कम। ये सब रिपीट होते रहते हैं। मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, लेड, हाइड्रोजन, ये सब पूछते रहता है। तो यहाँ पे सवाल पूछा गया था कि रिएक्टिविटी सीरीज में निम्नलिखित में से मध्यम स्थान पर आने वाले तत्व कौन सा है। भाई फंस गए। अब यहाँ पे मध्यम स्थान पे आने वाले कौन हो जाएगा, तो ये वाले हो जाएंगे यहाँ से। अच्छा, यहाँ से जो भी ऑप्शन मिले, यहाँ पे देखो सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम शुरू में ही है, देखो सोडियम यहाँ है तो ये तो नहीं होगा। पोटेशियम कहाँ है भाई? पोटेशियम शुरू में ही था, ये भी नहीं होगा। दो ऑप्शन एलिमिनेट, याद होगा तो ये दोनों निकाल दोगे। अच्छा, Fv एंड Hg। अब Hg देखो और Fe देखो। आयरन कहाँ है भाई? आयरन किधर है? आयरन यहाँ पे Fe, ठीक है। और Hg यानी कि मरकरी है ना, मैग्नीशियम, Hg मरकरी, Hg मरकरी यहाँ देखो सबसे नीचे है Hg, लेकिन बीच में कौन पड़ेगा भाई? आयरन पड़ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आयरन हो जाएगा, ठीक है। और इसमें पूछ देगा कि सबसे लीस्ट रिएक्टिविटी सीरीज किसके पास है, तो Hg के पास है। सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो सोडियम के पास है, ठीक है, न सॉरी पोटेशियम के पास है, ठीक है भाई, सबसे ज़्यादा। और ऑप्शन में जो दिया गया है सबसे कम इसमें होगा।
और ऐसे पूरे सीरीज में सबसे कम किसके पास है, तो प्लेटिनियम में, सबसे ज़्यादा पोटेशियम में। अगला सवाल है, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक डालने पर कॉपर सल्फेट का रंग क्या हो जाता है। देखो, कॉपर सल्फेट का विलयन जो होता है, सबसे पहले तो ये नीले रंग का होता है, ठीक है, ब्लू कलर का। जब इसमें जिंक डाला जाता है तो जिंक कॉपर से जो है, ठीक है, अभी आपने देखा जिंक जो है कॉपर से, यहाँ पे कॉपर था ना भाई, जिंक कॉपर, देखो जिंक और कॉपर, ये कॉपर हो गया ना भाई। अब जिंक देखो, जेड जिंक यहाँ है, तो इसके पास हाई रिएक्टिविटी सीरीज है ना, यानी कि जिंक ऊपर है और कॉपर सबसे नीचे है। तो रिएक्ट विथ वाटर देखो कौन कौन करता है, रिएक्ट विथ एसिड भी दिया गया है, लेकिन ऊपर जाते जाते हो तो रिएक्टिविटी बढ़ता जाता है, सबसे नीचे आएंगे तो रिएक्टिविटी कमता जाएगा। तो सवाल यही पूछा है कि जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है। तो जिंक जब अधिक क्रियाशील है कॉपर से, तो जो है रिएक्टेंट कर लेगा, होने के कारण जो है विस्थापन अभिक्रिया होती है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो जिसमें है कि जेडेन जो होगा साथ में हो जाएगा SO4 को, और कॉपर को क्या छोड़ देगा, अकेले छोड़ देगा। जो पावरफुल रहेगा वो जो है ले जाएगा, ले भागा जाएगा, ठीक है भाई। तो जेडेन पावरफुल था कॉपर से, ये लेके भाग गया सल्फर को, ठीक है। तो यहाँ पे जिंक कॉपर को उसके यौगिक से हटाकर स्वयं जो है जिंक यानी कि ZnSO4 बना लेता है, और ये कैसा होता है भाई, कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस होता है। इसलिए विलयन का रंग जो है नीले से रंगहीन हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या बताया, ZnSO4 का जो है कलर क्या होता है, ब्लू कलर होता है, ठीक है भाई। तो ये क्या होता है, कलरलेस, रंगहीन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अब यहाँ जो है लाल भूरे कॉपर में जमा होता है, ठीक है, क्या होता है, लाल भूरा कॉपर जो होता है जम जाता है। तो इस सवाल क्या किया गया कि कॉपर सल्फेट का रंग क्या होगा, तो यहाँ पे होगा कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ब्लू टू कलरलेस, आंसर यही पे मारना, ठीक है भाई। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में ऑक्सीजन नहीं होती है। यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन अगर अल्कोहल में ना है तो ROH के फैक्टर बना रहा है, यानी कि ऑक्सीजन में OH समूह है ना, इथाइल केटोन हो जाएगा, कार्बोनिल समूह हो जाएगा के रूप में ऑक्सीजन होता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH में 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, ठीक है भाई। और इसमें कार्बन में, जबकि एल्किन्स केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। एल्किन्स क्या होते हैं, एल्किन्स जो होते हैं कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने होते हैं। अब ये कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं एल्कीन, तो इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा। ऑप्शन तो हमारा मिल गया, एल्केन हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला सवाल है, मटर का पौधा किस प्रक्रिया द्वारा सहारे के लिए अन्य पौधे के चारों ओर चढ़ता या लिपटता है। तो मटर के पौधा जो होता है टेंड्रिल्स होता है, टेंड्रिल्स मतलब लताएं होती है। जब ये लताएं किसी सहारे मतलब किसी के सहारे जैसे कि डंडे या अन्य पौधे से स्पर्श में आता है, तो वह उस वस्तु के जो है चारों ओर मुड़ने और लिपटने लग जाता है। अब इसी स्टिमुलस यानी कि उत्तेजना स्पर्श होती है, इसलिए यह प्रक्रिया जो है थिंगोट्रोपिज्म यानी कि स्पर्शानुवर्तन कहलाती है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हो जाएगा थिंगोट्रोपिज्म, ठीक है, बाकी अन आंसर जो है गलत हो जाएगा ऑप्शन। अगला सवाल है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने मुख्य रूप से किस विषय के बारे में बताया था। तो आपने ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का यानी कि फादर ऑफ क्या कहा था, जेनेटिक्स कहा था। अब उन्होंने जो है पी प्लांट्स पे, ठीक है, पी प्लांट से प्रयोग करके उन्होंने बताया था कि जो है लक्षण माता पिता के संतान से कैसे हस्तांतरित होता है। तो मेंडल में जो है आनुवांशिकता के 3 नियम दिए हैं, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोर्टेमेंट। ये 3 प्रकार के जो है मेंडल ने नियम बताया, और ये तीनों नियम, ये सभी सिद्धांत जो है जेनेटिक्स के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं भाई, तो जेनेटिक्स के अंतर्गत आते हैं, समझ गए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन न्यूटन के तीसरे गति। देखो एग्जाम में एक इनर्शिया वाला सवाल आ रहा है जबरदस्त,
और एक थर्ड लॉ वाला आ रहा है यानी कि रिपीट हो रहा है बार बार, तो उसका जो है लेके आया हूँ, सारा एक ही में बता दूंगा। तो कह रहा है कि गेंद का जमीन पर गिरना, पहिए का घूमना, बर्फ पर फिसलना। तो सभी को पता है कि न्यूटन का तीसरे गति का नियम यह कहता है कि एवरी एक्शन हैज इन इक्वल ऑपोजिशन रिएक्शन, यानी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि जब बंदूक से गोली चलेगी तो वह गोली आगे की ओर गति करेगी, लेकिन क्रिया आपको पीछे जो है झटका देगा, यानी कि रिकॉइल होता है। ये प्रतिक्रिया हो गया और क्रिया हो गया। तो पूछा गया है तो कौन सा हो जाएगा, बंदूक से गोली का चलना। अगला सवाल है, अच्छा पहला नियम की बात कर लेते हैं और दूसरा नियम, ये बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है, इसीलिए सोचा कि जो है बता देते हैं। पहला नियम सभी को पता है कि जड़त्व का नियम कहते हैं। जैसे कि आप बस पे बैठे हुए हो, बस का सीट जो है अभी स्थिर है, बस कोई गति नहीं है। बस जैसे ही अचानक चलता है तो आप पीछे की ओर चले जाते हो, ठीक है। ब्रेक लगता है तो आगे की ओर चले आते हो। ये कैसा होता है, जड़त्व के नियम के कारण होता है। लेकिन प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विराम अवस्था में अथवा सरल रेखा एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कोई बाह्यतम बल उसे अन्यथा व्यवहार करने हेतु विवश नहीं कर देता है। यानी कि बाह्यतम बल जो है बस के द्वारा लग रहा है आप पे, आप तो अस्थिर हो बैठे हुए सीट पे, तो ये बल कहाँ से लगा, तो बाहरी बल लगा, किससे, यानी कि अचानक चल पड़ा। अब दूसरा नियम कहता है, दूसरा नियम संवेग का नियम कहते हैं, ठीक है। अब आपको पूछ दिया जाएगा कि पहले नियम को इनर्शिया कहते हैं तो दूसरे नियम को क्या कहते हैं, तो संवेग का नियम कहते हैं, ठीक है भाई। अब संवेग का नियम क्या कहता है कि किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के क्या होता है, समानुपाती होता है और बल की दिशा में ही होता है। जैसे इसे गणितीय रूप में F बराबर एम ए कह सकते हैं। F क्या हो गया यहाँ पे, फोर्स हो गया, और इसका इकाई क्या होता है, न्यूटन होता है। एम क्या हो गया, एम को के मीटर में यानी कि मास हो गया, ठीक है भाई। जो भी द्रव्यमान होता है, वेट होता है, वो हो गया। ए क्या हो गया, असलरेशन हो गया, किस गति से चल रहे हो ये बताता है, ठीक है। अगला सवाल है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इन द टर्म ऑफ पावर। पी बराबर क्या होता है, डब्लू बट्टा टी। पी बराबर क्या होता है, डब्लू बट्टा टी। यहाँ पे पी बराबर, अच्छा ई बराबर पूछ दिया है, एनर्जी बराबर क्या होगा, पी इंटू डब्लू होगा। तो पी इंटू डब्लू तो दिया नहीं गया है भाई। अच्छा तो यहाँ पे देखो कि शक्ति बराबर ऊर्जा बटा, पी बराबर डब्लू बटा टी मैंने बताया, डब्लू एनर्जी, ठीक है। अतः ऊर्जा का सूत्र होगा एनर्जी बराबर पी इंटू टाइम। तो कहाँ हो गया भाई, एनर्जी बराबर पी इंटू टाइम। अगला सवाल है, एटीपी का संश्लेषण किस कोशिकीय अंगक में होता है, ऑर्गेनेल्स में होता है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है कोशिका की क्या होता है, एनर्जी करेंसी कहा जाता है। एटीपी को क्या कहा जाता है, एनर्जी करेंसी। अब यहाँ पे एटीपी का जो है अधिकांश निर्माण कहाँ होता है, तो अधिकांश निर्माण ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। अब यहाँ पे देखो कि इसके आंतरिक झिल्ली यानी कि इनर मेम्ब्रेन पर जो एटीपी होता है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन में एटीपी होता है। और यही एटीपी जो होता है, इसमें सवाल पूछा गया है कि किस जगह होता है टेक पैलेस एटीपी, तो यहाँ आंसर कौन सा हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा गोल्गी एपार्टस का क्या कार्य होता है, ये पैच और डिस्पैच करता है और आपके भोजन को जो खाते हो उसको स्टोर करके रखता है, ठीक है। राइबोसोम्स कहाँ बनता है, तो ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बनता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ही दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं स्मूथ यानी कि एसीआर और एक होता है आरईआर, ठीक है। अब आरईआर में क्या होता है, राइबोसोम्स होता है, ठीक है, और एसीआर में क्या होता है, लिपिड्स प्लस प्रोटीन होता है, ठीक है। अगला सवाल है, किस पौधे में, यानी कि कोई भी पौधा हो, जैसे कि कोई भी पौधा पत्तियों पर कलियां पाई जाती है, किस कारण से, तो ये होता है ब्रायोफाइलम। अब ब्रायोफाइलम में क्या होता है कि पौधे की जो पत्तियां होती है किनारों पर बड्स बनती है, ये कलियां बढ़कर नए छोटे पौधे में क्या हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है।
यह वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का उदाहरण है। क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का उदाहरण है। अन्य पौधे की पत्तियां पर इस प्रकार की कलियां नहीं पाई जाती है, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रायोफैलम हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, यदि विभवांतर विभवांतर पढ़े हो, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, 15 वोल्ट हो और आवेश 5 कूलाम हो तो किया गया कार्य कितना होगा? अच्छा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पढ़े हो। पोटेंशियल डिफरेंस किसका होता है? एसआई वोल्ट का होता है। अब वोल्ट में फिर यहाँ पे पूछ दिया है कि कार्य कितना होगा, तो कार्य क्या होगा? वर्क हो जाएगा यहाँ पे जूल। ठीक है। अब यहाँ पे डब्लू बराबर भी इंटू क्यू पढ़े हो एक बार। कुलाम बराबर क्या होता है? कार्य बटा भी। ठीक है। अब यहाँ पे विभवांतर हो गया भी, डब्लू हो गया कार्य, क्यू हो गया आवेश। ठीक है। तो यहाँ पे दिया जो है वो मान पुट कर दो। वोल्ट दिया गया है ना, वोल्ट, यानी कि भी दिया गया है 15, क्यू दिया गया है 5, तो क्या हो जाएगा? डब्लू बराबर 15×5 = 75, और वर्क में है तो ये हो जाएगा जूल। सभी दिया गया 15×5 = 75 जूल। अगला सवाल है, किसी वस्तु का वजन चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कम क्यों होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, ये भी याद रखियो। ये बना होता है मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, जो कि वाई लेयर होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन बिकॉज जो ये अलाउ करता है किसको? ट्रांसपोर्ट ऑफ ए सर्टेन के लिए स्पेसिफिक मटेरियल को। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सवाल किया गया कि अनकंट्रोल्ड मैनर में क्यों होता है? क्योंकि ये चयनात्मक यानी कि सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। ठीक है भाई। तो आंसर यहाँ पे देखो सिलेक्टिव परमिएबल होता है। यहाँ देखो, ये देखो। अगला सवाल है, यदि अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर में ध्रुव यानी कि पोल और वक्रता त्रिज्या के बीच की दूरी, यानी कि पोल और वक्रता त्रिज्या की दूरी कितना है? 40 सेंटीमीटर। और फोकस के बीच की दूरी कितना होगा? तो एफ बराबर क्या होता है? r/2। इसको आधा कर दो प्लस 40 को आधा कर दो भाई, तो कितना हो जाएगा? 20। अगला सवाल है, एक चीता विराम अवस्था से शुरू करता है और 2 मीटर प्रति सेकेंड की दर से, समझ रहे हो, दर से 10 सेकेंड तक त्वरण करता है, तो अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। भाई प्रारंभिक वेग इसमें जो है ई रेस्ट में है, चीता रेस्ट में है, तो 0 होगा प्रारंभिक। त्वरण एक्सेलरेशन कितना दिया गया? 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, टाइम कितना दिया गया है दोस्त? 10 सेकेंड। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, वेलोसिटी निकालना है, अंतिम वेग निकालना है, तो u+at पढ़े थे कि नहीं? यहाँ पे u कितना है? 0 है, a कितना है? 2 है, t कितना है? 10 है, तो हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड वेलोसिटी। आंसर कौन सा हो जाएगा? ये। अगला सवाल है, काला अजार रोग किसके कारण होता है? ये सेकेंड शिफ्ट के सवाल हैं। काला अजार रोग जो है वाइक्रल लेकेमेनेसिस भी कहा जाता है। यह रोग लिसेमेनिया डोनावानी नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। यह मादा यानी कि परजीवी मादा सैंड फ्लाई के काटने से मानव शरीर में प्रवेश करत है।
तो कौन सा हो जाएगा? प्रोटोजुआ। अगला सवाल, कोशिका भित्ति का प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह स्थित होता है? तो भाई कोशिका झिल्ली, यहाँ पे देखो सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? नॉन लिविंग। सेल वॉल क्या है भाई? नॉन लिविंग। पहला सवाल आपको आएगा। प्रेजेंट किस में रहता है? प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड फंगी में होता है। ये एनिमल में नहीं रहता है, ये भी याद रखना। ये रिजिड होता है, नॉन फ्लेक्सिबल होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, ठीक है। नॉन लिविंग होता है, सभी को पता है। ये सेल वॉल इज मेड अप ऑफ क्या होता है? सेल्यूलोज बना होता है, जो कि लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के इन प्लांट्स होता है। अगला सवाल, यस, पहले तो ये देख लो कि ऑन विच साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द सेल वॉल लोकेटेड। अच्छा, सेल वॉल अभी आपने देखा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये क्या हो गया? सेल वॉल। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। और सेल वॉल जो होता है कहाँ होता है? पहले तो आपको सेल वॉल मिलेगा, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सापेक्ष पूछा है, तो बाहर की ओर हो जाएगा, ठीक है भाई। देखो, कोशिका भित्ति पौधा, बैक्टीरिया, फफूंद की पाई जाती है। प्लाज्मा झिल्ली के बाहर स्थित होता है, ठीक है भाई। झिल्ली के कोशिका भित्ति कोशिका को आकृति प्रदान करता है, जो कि प्रोटेक्शन देता है या आंतरिक मजबूती भी कह सकते हो। एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं होता है, सभी को पता है, केवल प्लाज्मा झिल्ली होता है। तो आंसर हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली के बाहर। इफ ए यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय जीव यदि प्रजनन के दो समय दो खंडों में विभाजित होकर जनन करता है, तो इस प्रकार के जननों को क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव यदि प्रजनन के समय दो खंडों में विभाजित हो जाता है, तो देखो, एक कोशिकीय जीव अपनी एक कोशिका के दो समान भागों में विभाजित कर देता है, इसमें दो नए जीव बनते हैं, जो मूल जीव के कैसे होते हैं भाई? समान होते हैं। ये भी सवाल पूछा गया है। यह अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। कैसा है भाई? अलैंगिक जनन। इसका उदाहरण होगा अमीबा, पैरामेसियम, बैक्टीरिया। इसलिए जब एक कोशिका जीव दो खंडों में विभाजित होकर प्रजनन करता है, उसे द्विविभाजन कहा जाता है। कौन सी हो जाएगा भाई? द्विविभाजन। अगला सवाल है, यदि किसी तार की लंबाई दुगनी कर दी जाए और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए, तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों, रेसिस्टेंस जो होता है P इज इक्वल टू एल ए। यहाँ पे R क्या हो गया? प्रतिरोध। P क्या हो गया? प्रतिरोधकता। R क्या हो गया? तार की लंबाई। L ए क्या हो गया? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अगर हम लंबाई को दुगना करेंगे, यानी कि इसको दुगना कर रहे हैं, यानी कि पी एल जो है इसको दुगना कर रहे हैं, तो इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्षेत्रफल ए जो है आधा किया जाता है। अच्छा, इसमें क्षेत्रफल आधा किया जाता है, ए जो है आधा कर देते हैं, यानी कि 1/2 कर देते हैं। तो P इंटू इसको दुगना कर दिए, इसको 1/2 कर दिए, तो ये ऊपर चला जाएगा ना, तो P इंटू 4A है ना भाई। तो 4A यानी कि 4 गुना हो गया ना भाई। तो नया प्रतिरोध जो आएगा ये 4R के बराबर आएगा। आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि कार 78.4 मीटर ऊंचे पुल से नीचे गिरता है, वह कितने समय बाद पृथ्वी से टकराएगा? ठीक है भाई, मतलब एक हाइट का जो है 74.8 जो है ऊंचा पुल है। अब पुल पर से बच्चा नहीं, बस गिर गया, तो एच बराबर क्या होता है? एच बराबर हाफ जीट स्क्वायर होता है। एच बराबर 78.4 मीटर। तो जी बराबर कितना लगेगा उस पर? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। आज भाई ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ना भाई। तो 78.4 बराबर हाफ इंटू 9.8 गुने टी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा तो हो गया, ये 4.9 हो गया, तो 4.9 बटा 78.4 इंटू टी स्क्वायर भागा दे दोगे तो आ जाएगा 16। टी स्क्वायर बराबर टी बराबर कितना हो गया? 4 सेकेंड। आंसर, ठीक है। अगला सवाल है, यदि किसी पेड़ को मिट्टी से उखाड़ दिया जाए तो किसका परिवहन प्रभावित होगा? मतलब क्या करना बंद कर देगा? जैसे आपने पेड़ पौधे को उखाड़ देवत है, तो मिट्टी से जल और खनिज लवण अवशोषित करती है। ये जल और खनिज जाइलम द्वारा ऊपर पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। जब पेड़ को मिट्टी से उखाड़ दिया जाता है, तो जड़ें मिट्टी से संपर्क खो देवत है, तो क्या हो जाएगा? जाइलम, जैलम और फ्लेम दोनों निष्क्रिय हो जाएंगे।
भाई जाइलम द्वारा जल खनिजों का अवरोधन रुक जाएगा, ये पहला आंसर हो जाएगा। चार्ज लगा देवत है आयुपाइड, बैटरी जल्दी जल्दी लो हो रही है मी भाई साहब। क्या हो जाएगा? हाँ। अगला सवाल है, अब भाई फटाफट कर लेते हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है। न्यूटन बल की इकाई है तो पास्कल दाब का इकाई है। हाँ भाई, ये सवाल आया था, न्यूटन का संबंध बल से किस प्रकार होगा, जैसे कि दाब का संबंध किससे होगा। कोशिका आत्महत्या की शैली लाइसोसोम, सभी को पता है भाई, ये भी सवाल आया था। विच लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे, अल्ट्रावायलेट रे से तो ओजोन लेयर, ओजोन परत, या परत रूप से समताप मंडल में पाई जाती है, तो कौन सा हो जाएगा? स्ट्रेटोस्फेयर। अगला सवाल है, विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपवार्ड एंड डाउनवार्ड ग्रोथ इंक्रीज इन प्लांट्स, मतलब ये कौन सा टिश्यू जो होता है बड़ा और छोटा, यानी कि जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है, तो शीर्ष विभाज्योतक, विभाज्योतक सॉरी भाई, एपिकल मेरिस्टेमट। मोटाई में वृद्धि कौन करता है? लेटरल मेरिस्टेमेटक। गांठों में वृद्धि कौन करता है? इंटरकेलरी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि भीच टिश्यू अपवार्ड, तो अपिकल, एपिकल हो जाएगा मेरिस्मेटिक। अगला सवाल पहुंच गया। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस तथा एक भूरे रंग के रहस्यमयी गैस बनती है, वह रहस्यमयी गैस कौन सी है? भाई देखो, भूरी गैस बनेगी, नाइट्रोजन है जो एक भूरे या लाल भूरे रंग की गैस होता है, जलने में सहायक गैस ऑक्सीजन होता है। ठोस उत्पाद में लेड मोनोऑक्साइड यानी कि पीबीओ है, जो हल्के पीले रंग का ठोस होता है। भाई इसमें पूछा गया लेड नाइट्रेट, अब लेड नाइट्रेट पूछा गया है, तो मतलब इसलिए ऑक्सीजन गैस एंड ब्राउन कलर्ड मिस्टीरियस गैस, व्हाट इज द गैस, व्हाट इज द गैस हो जाएगा NO2। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। बाई विच मेथड इज सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्रिफर्ड फ्रॉम कॉमन साल्ट, तो साधारण नमक के जलीय घोल में जो है विद्युत अपघटन करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन करना पड़ता है ना भाई? नहीं, बिल्कुल गलत, यहाँ पे ध्यान दो। सवाल क्या कहा गया है जी? किस मेथड से सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है कॉमन साल्ट बनता है, तो ये चौर अल्काली प्रोसेस द्वारा। अगला सवाल है, कोलाइडल सॉल्यूशन को किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है? तो कोलाइडल प्रक्रिया जो है, सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़े हो और सेंट्रीपिटल पढ़े हो, तो सेंट्रीपिटल पढ़े होगे तो ये हो गया अपकेंद्री बल यानी कि दूर की ओर जाना, सेंट्रीफ्यूगल हो गया अभी केंद्रीय बल यानी कि करीब आना। भाई तो कोलाइडल सॉल्यूशन करीब आ जाता है ना, तो ये क्या हो गया बच्चा? अभिकेंद्रीय अपकेंद्रन, अभिकेंद्रीयकरण अपकेंद्रन, समझ में नहीं आवत है बच्चा। अगला सवाल, स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की ध्वनि डॉक्टरों के कानों तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कारण। लोहे का जंग लगने से बचने के लिए क्या किया जाता है? भाई गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं, याद रखियो भाई। ठीक है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक विधि यानी कि कंट्रासेप्टिव मेथड नहीं है? तो कंडोम तो है ये भाई, है ना, गर्भ निरोधक गोलियां, नसबंदी तरीके, लेकिन कॉपर टी नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? यही होगा। ठीक है भाई, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन या पुष्टि करता है कि दिया गया विलयन अम्लीय एसिडिक है? भाई उसका एसिड 7 से कम होगा, पीएच मान 7 से कम होगा, सही है। हाँ देखो क्या क्या हो सकता है, नेफ्थलीन जो है सूचक को विलयन में मिलाने पर यह रंगहीन बताता है, ये भी सही है। मिथाइल ऑरेंज को मतलब आगे वाले सिम्टमों में कैसे अते ना भाई, वाह देख लें कैसे अते, वही बता रही है। मिथाइल ऑरेंज सूचक जो है, मिथाइल ऑरेंज सूचक को विलयन में मिलाने पर विलयन का रंग गुलाबी या लाल हो जाता है, तब एसिडिक होगा। धातुओं के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, तो ये भी अम्लीय होगा, है ना भाई वाह। अगला सवाल है, धातुओं को विद्युत अपघटनी यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की प्रक्रिया, फिर से रिपीट हो रही है सवालवा। प्रक्रिया के दौरान जब विद्युत अपघटन में धारा प्रवाहित की जाती है तो अशुद्ध धातु किसमें विलीन हो जाता है? तो अशुद्ध धातु एनोड में विलीन हो जाता है। ठीक है भाई वाह। अगला सवाल है, शुद्ध धातु की पतली पट्टी को कैथोड बनाया जाता है। जब धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु घोल में आयन के रूप में विलीन हो जाता है।
ये धातु आयन कैथोड पे जाकर शुद्ध धातु के रूप में जम जाते हैं, ठीक है। अघुलनशील अशुद्धियां नीचे जमा होकर एनोड मड बनाती है, इसलिए अशुद्ध धातु एनोड से विलीन होती है, ठीक है भाई। इसलिए अशुद्ध धातु क्या होता है, एनोड से विलीन होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से समभारी कौन सा गुणधर्म, भाई आइसोटोप, आइसोबार बार बार पूछ रहा है। आइसोटोप होगा जिसका जो है एटॉमिक मास अलग होगा, एटॉमिक मास डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम। आइसोबार होगा, आइसोबार होगा, आइसोबार जिसका एटॉमिक मास जो है सेम होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होगा भाई, डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे पूछा गया आइसोबार, तो इसमें एटॉमिक मास सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ऑलवेज डिफरेंट, तो यहाँ होगा डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है भाई। अगला सवाल चलता हूँ। कनकेव, देखो कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर का फॉर्मूला होवत है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, यही होवत है, ठीक है भाई। तो f बराबर दिया गया है -15, कनकेव है तो माइनस में लगाइयो, समझ गई लियो। और u बराबर कितना दिया है 30, तो बराबर भी निकावल पड़त है, समझ गिलू। समझ लो बचपा। -15 -30 बराबर 1/v कर दियो 30, 15 दूनी 30। हमार तो गड़बड़ हो गई बा। यहाँ पे 10 तो दिया नहीं है, 2 -30, भी बराबर क्या हो जाएगा -30, ठीक है। अगला सवाल है, पिंड समान अंतरालों के समान दूरी तय करती है, तो कब करेगा, समान गति यूनिफॉर्म मोशन में। अच्छा, वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। त्वरण शून्य होता है क्योंकि वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वेग अपरिवर्तित रहता है, इसलिए स्पीड के साथ नहीं बदलती है, ठीक है। ये आंसर ये हो जाएगा। Which of the following plastic gives yellow, orange and red color to plant? तो पिगमेंट देगा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट देगा रेड, क्रोमोप्लास्ट भाई, मैं क्लोरोप्लास्ट तो ये हो जाएगा अधिक फोटोसिंथेसिस में भाग लेगा। क्रोमोप्लास्ट ऐसे प्लास्टिड होते हैं जिनमें कैरोटीनॉइड वर्णक पाए जाते हैं, ये वर्णक पौधे के फूल व कुछ जड़ों को पीला, नारंगी और लाल रंग प्रदान करते हैं। क्लोरोप्लास्ट ये हरे रंग के प्लास्टिड होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है और ये प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है कि ये रंगहीन प्लास्टिड होते हैं जो मुख्य रूप से भोजन के भंडारण का काम करता है, ल्यूकोप्लास्टिक, ठीक है। यदि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, तो परमाणु इलेक्ट्रॉन 11 है तो उसके द्रव्यमान संख्या, मास नंबर क्या होता है, न्यूट्रॉन को जोड़ दो प्रोटॉन को जोड़ दो, या फिर न्यूट्रॉन को जोड़ दो इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो भाई। 11 + 12, 11 + 12 बराबर हो जाएगा 23, ये भी हो जाएगा 23, हमारा 23। अगला सवाल है, हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया रिएक्शन विद ऑक्सीजन कराने पर अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन के साथ जलते हैं तो पूर्व दहन कहलाता है। पूर्व दहन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होकर जल बनता है। तो इसमें पूछा गया व्हेन हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, है ना भाई, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस द्रव्यमान में मौजूद होते हैं, तो जल में होता है 1:8 होता है, ठीक है भाई। 2 ओम का एक प्रतिरोध 5 ओम के विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, तो हीट एनर्जी कितनी होगी। तो देखो भाई फॉर्मूला यहाँ पे T बराबर 10 गुना 60 है तो इतना हो जाएगा 600, यानी कि H बराबर हीट बराबर I² RT होता है। तो I²RT तो यानी कि 5A² इंटू 2 ओम गुना 600 सेकेंड, ठीक है भाई। तो 5×5 = 25 A² इंटू 2 ओम इंटू 600 सेकेंड। अब ये हो जाएगा 25×2 = 50, 50 इंटू 600 सेकेंड, 6×5 = 30, 1 2 3 600,
ठीक है भाई। अगला सवाल है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अनुसार धारा की दिशा कौन सी उंगली दर्शाती है? अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल व्हिच फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो देखो भाई, अंगूठा जो दिखाएगा मोशन ऑफ कंडक्टर को दिखाएगा, ठीक है। और तर्जनी जो बीच वाले भाग होते हैं, देखो भाई ये इस तरह से, ये समझ, अगर समझ रहे हो फीलिंग को समझो भाई, ये अंगूठा ये है, ये बीच वाला उंगली है, ठीक है, समझो भाई। और चुंबकीय क्षेत्र दोहराएगा, मध्य उंगली धारा की दिशा दोहराएगी। तो फ्लेमिंग हैंड रूल में बीच फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करेंट, करेंट कौन दर्शा रहा है? तो मध्य उंगली हो जाएगा, मध्य उंगली मिडिल फिंगर। अगला सवाल है एसिड और बेस की आपस क्रिया क्या बनता है भाई? साल्ट एंड वाटर बनता है ना। अम्ल और क्षार की आपसी क्रिया उदासीनीकरण होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। इस अभिक्रिया में अम्ल आयन H और OH आयन मिलकर H2O बनाता है तथा शेष आयन मिलकर साल्ट बनाता है, ठीक है भाई, ठीक है भाई। अगला सवाल है वेट, भार और द्रव्यमान के बीच का सही अंतर कौन सा होगा? तो भार बदलता है लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता है, से ठीक है भाई, ये होगा। अगला सवाल है जब सफेद प्रकाश का कांच के प्रिज्म पर पड़ता है और वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, तो इस घटना को क्या कहा जाता है? तो डिस्पर्सन कहा जाता है। प्रिज्म में ऐसे यहाँ पे रिफ्लेक्ट पड़ता, 7 रंग विभाजित हो जाता है कि नहीं, ठीक है, तो ये डिस्पर्सन कहलाता है। यदि किसी वस्तु वेलोसिटी को दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो देखो हाफ mv², कैनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ mv², तो हाफ इंटू किसको करा, वेलोसिटी को दुगना कर दिया जाता है, तो 2 दूनी 4 यानी कि 4, ठीक है भाई। ऑब्जेक्ट डबल व्हाट हैपेंस टू कैनेटिक एनर्जी, 4 गुना हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे शरीर में किडनी कहाँ स्थित होती है? तो मेरुदंड के दोनों ओर, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदरी बनावट उसकी सतह पर मौजूद किस कारण होता है? तो राइबोसोम, ठीक है। अगला सवाल है मानव शरीर में दैनिक जीवन की ऊर्जा का स्थानांतरण, एनर्जी ट्रांसफर की प्रक्रिया को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? तो चयापचय या मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, ठीक है भाई। अगला सवाल है कृषि के कीटनाशक में का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो हानिकारक कीटों से बचाने के लिए, ठीक है भाई, फसलों को हानिकारक कीटों से बचाने के लिए। गोल्जी अपार्टस निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा है? तो देखो भाई गोल्जी अपार्टस जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तंत्र का एक हिस्सा है जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, मल्टीपल फिजन बहुगुणी विभाजन निम्नलिखित में से किस में होता है? तो ये हो जाएगा, किस में हो जाएगा? तो बहुखंडन मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीव में होता है जैसे कि प्लाज्मोडियम और अमीबा में होता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आंसर प्लाज्मोडियम दिया गया था। ध्वनि की प्रतिध्वनि किस में प्रयुक्त होती है? यानी कि रिवर्बरेशन ऑफ रिवाइब्रेट होता है ना मोबाइल, रिवाइब्रेट ऑफ साउंड इज यूज टू, तो उपयोग होता है स्टेथोस्कोप में, मेगाफोन में, तुरही देखते हो वैसे बांस की तरह पतला पतला बनाया जाता है, तो ध्वनि को निर्देशित और परिवर्धित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगला सवाल है अवतल दर्पण के वस्तु और उसका प्रतिबिंब कब समान आकार साइज के होते हैं? तो अवतल दर्पण में कब होगा भाई? तो कनकेव मिरर के सामने जब वस्तु ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाता है, ठीक है भाई, ऐसे देखो ये कनकेव मिरर है। अब यहाँ पे सी है, यहाँ पे एफ है और यहाँ पे ये पी है, और कह रहा कि कब समान साइज के बनेंगे? तो ये सी पर आएंगे ना भाई, तभी बनेगा, ठीक है। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाता है तो वस्तु प्रतिबिंब समान आकार का बनता है, लेकिन कैसा बनता है? उल्टा बनता है, ठीक है भाई। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगला सवाल है व्हाट डज द जिग जैग लाइन इन सर्किट डायग्राम रिप्रेजेंट? तो टेढ़ी मेढ़ी जिग जैग रेखा क्या दर्शाती है? तो परिपथ आरेख में जिग जैग रेखा का प्रयोग रेसिस्टेंस दर्शाने के लिए किया जाता है। यह प्रतीक जो है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टर का प्रतीक माना जाता है, ठीक है भाई। तो विद्युत प्रतिरोध का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है निम्नलिखित में से कौन सा नन मेटल का गुण है? नन मेटल जो होता है चमकहीन, यानी कि चमकता नहीं है, यानी उनमें धातु जैसी चमक नहीं होती है।
और कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि आयोडीन है जो अधातु है लेकिन चमकता है। तो करा कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु का गुण दर्शाता है? तो ये कैसा होता है भाई? नन इलस्ट्रियस, यानी कि चमकहीन होता है। करा कि द नर्व एंडिंग एट द एंड ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड, न्यूरॉन के अंतिम सिरे पर स्थित तंत्रिका सिरा क्या कहलाता है? तो भाई देखो ये एक्सोन टर्मिनल कहलाता है। ठीक है भाई। अगला सवाल देखेंगे कि पौधे को निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व के अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है? तो पौधे को फास्फोरस जो है मुख्य पोषक तत्व के रूप में ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि जो है ऊर्जा रूपांतरण के लिए, स्थानांतरण के लिए एटीपी जो कि जड़ विकास और फूल फल के निर्माण और बीज विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O6। तो वीडियो आज यहीं तक है, और इसमें सारे लगभग साइंस के सवाल करा दिए, जो रिपीट हुए हैं बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार देखो। नेक्स्ट जो है आने वाले शिफ्टों में सारा का जो है सॉल्यूशन इसी प्रकार से करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर एक बार ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।